क्लास है BSc, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, पेपर है पहला और सब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूजिंग C++। हम इसमें क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि हम वह चीज़ एकदम से नहीं लिख पाते जो हम बुक से रीड करते हैं। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझते हुए भी चलेंगे, जिससे कि हम हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करते चलें और जो सुने उसे हम लिखते भी चलें। कंप्यूटर में कभी भी कॉन्सेप्ट को समझा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पहला क्वेश्चन है वाई C++ इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मेनली यहाँ पे आपसे जो ऊप्स के हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जो C++ बेसिकली ऊप्स की फुल कॉन्सेप्ट पे चलती है या फॉलो करती है, उनके बारे में डिस्कस करना है या उसके ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट है उनको डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जांपल हमारा क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इन सब के बारे में चलो हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में। दोस्तों, आप ये देखकर लिख लोगे, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसे समझो तो जो आप लिखोगे वो अपनी भाषा में लिख पाओ। प्रोग्रामिंग जो होती है दो प्रकार की होती है। पहली बात करें, इसका जो पैराडिज्म होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है POP, मतलब कि प्रोसीजर ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और दूसरी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो एक अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती, स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता था, जो एक फंक्शन जो कि एक फंक्शन अगर एग्जीक्यूट होता है तो दूसरे फंक्शंस को भी इफेक्ट करता था, जो कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने ऊप्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हैं, जैसे क्लास है, ऑब्जेक्ट है, जिसके थ्रू हम किसी एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसमें किसी दूसरा फंक्शन उससे इफेक्टेड नहीं होता। यहाँ भी हम इन जो पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग्स होती हैं वो सारे के सारे उन्हीं फंक्शंस पे वर्क करती हैं। जैसे आप समझो बात को कि अगर कोई एक प्रोग्राम को अपन कॉल कर रहे हैं और दूसरे प्रोग्राम उससे इफ़ेक्ट हो रहा है तो वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं होता, यह अनस्ट्रक्चर्ड। इसीलिए जो ऊप्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब किसी एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो उससे दूसरा फंक्शन इफेक्ट नहीं होता। आप इसको पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। मेरे से सुनने में आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। आप देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मेन होता है फंक्शन इफेक्ट नहीं होने चाहिए। अब यहाँ हम बात करते हैं जिन उसके कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे वो कौन कौन से हैं। पहला कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू हम किसी क्लास को कॉल करते हैं। क्लास वो होती है जिसमें एक या एक से अधिक फंक्शंस होते हैं। उन सारे फंक्शंस को कॉल करने के लिए जिस एक ऑब्जेक्ट, जिस पॉइंटर, जिस कॉलर की आवश्यकता होती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारे क्लास में जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको हम कॉल कर सकते हैं। सेकंड बात, इसको नीचे मैंने एक्सप्लेन भी किया है, उसे आप देख के पढ़ सकते हो, समझ में आ जाए। सेकंड बात करते हैं हम क्लास की। तो क्लास एक ऐसा फंक्शंस होता है, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस होते हैं जिसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। इन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे हम बात करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन या एनकैप्सुलेशन। जैसे
यहाँ पर इन कॉन्सेप्ट को हम अगर समझें, थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं तो इसमें पढ़ते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। इन दिस ईयर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऊप्स की बेसिक रन टाइम एंटिटी है। रन टाइम एंटिटी मतलब इसे जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जब इसे यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम यूज़ किया जाता है, इसलिए रन टाइम एंटिटी कहते हैं। जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी पर्सन, प्लेस, बैंक अकाउंट ईटीसी को रिप्रेजेंट करता है। मैंने कहा कि जैसे ही क्लास में जितने भी क्लास हैं, क्लास में जित ऑब्जेक्ट क्रिएट फंक्शंस क्रिएट किए और रन टाइम एंटिटी मतलब ऑब्जेक्ट से उसे कॉल किया, तो वो कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, बैंक अकाउंट हो सकता है। इसे एज ए एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करता है। ऑब्जेक्ट क्लास का वेरिएबल होता है। मैंने कहा क्लास टाइप का वेरिएबल क्या होता है आपका, क्लास टाइप का वेरिएबल होता है ऑब्जेक्ट। आपने पढ़े होंगे वेरिएबल्स, इसमें क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं, क्लास टाइप के वेरिएबल को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, जो कि क्लास को एग्जीक्यूट करता है और उसके साथ मेथड्स को यूज़ करता है। ठीक है, डेटा को प्रोसेस करता है। ऑब्जेक्ट को क्रिएट होने पर मेमोरी में अन्य वेरिएबल्स की तरह ही स्पेस इसको एलोकेट होता है। जितने फंक्शंस की मेमोरीज होती है, जो फंक्शंस यूज़ करते हैं हम, उन फंक्शंस की मेमोरी के हिसाब से उसको मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास। तो क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे यूज़र बनाता है, मतलब हम बनाते हैं। डेटा और कोड को कंटेंट करता है, मतलब कि एक कोड को कंटेंट करता है, मतलब जो कोड ऑफ सेट ऑफ कोड्स होता है उसको स्टोर करके रखता है कौन, एक फंक्शंस। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट द्वारा यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है। क्लास एक स्ट्रक्चर है, क्लास एक स्ट्रक्चर है जो कि ऑब्जेक्ट की वर्किंग को डिफाइन करता है। ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा वो डिफाइन करेगा आपका ऑब्जेक्ट। क्लास के क्योंकि जितने फंक्शंस क्रिएट हुए हैं, ज़रूरी नहीं सारे फंक्शंस यूज़ हों, जिन फंक्शंस को ऑब्जेक्ट कॉल करेगा वही फंक्शंस यूज़ होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास को क्रिएट करने के बाद उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। मैंने जैसे आपसे पहले कहा है कि यूज़र डिफाइंड टाइप है और जो ऑब्जेक्ट है वो रन टाइम एंटिटी है। ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं जिस प्रकार कहा जाता है कि क्लास एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, मतलब उसमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिसे हम अलग अलग फंक्शंस में अलग अलग नाम के ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन या एनकैप्सुलेशन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि जहां हम डेटा नहीं देख पाते, एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है फॉर्मेट में। और एनकैप्सुलेशन मतलब कि किसी भी चीज़ को छोटे फॉर्मेट में, एनकैप्सूल मतलब कैप्सूल के फॉर्मेट में बंद करना, जिसे हम आवश्यकता पड़ने पर कॉल कर सकें। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डेटा और फंक्शंस, मुझे पता है आप देख के लिखोगे, मैं भी चाहता हूँ आप देख के लिखो, मगर थोड़ा सा समझ लो जिससे अपने शब्दों में भी लिख सको। डेटा और फंक्शंस को एक साथ बाइंड करना एनकैप्सुलेशन कहलाता है। जब क्लास का एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। इसमें डेटा क्लास के बारे में क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, केवल और क्लास के फंक्शंस से ही इसे एक्सेस कर सकते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन बिना बैकग्राउंड प्रोसेस के डिटेल्स के डेटा को इनपुट और आउटपुट करने से है, जिससे यह क्लास के फंक्शंस के द्वारा परफॉर्म होता है। क्लास के फंक्शंस के द्वारा परफॉर्म होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस को समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आइए कि इनहेरिटेंस के फीचर्स ये हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी फादर्स की कोई बाइक है जिसको आप चला सकते हो, आपके फादर्स की कोई बाइक है जिसकी आपके फादर्स की प्रॉपर्टी है, उस पर सिर्फ आपका हक है। मतलब कि इनहेरिटेंस मतलब ये फादर्स से कोई फादर्स की प्रॉपर्टी पे उसके सन यानी बच्चे का हक है, तो ये एक इनहेरिटेंस है ना। इसके बाद अगर बात करते हैं तो कि किसका एक और उसके चाइल्ड है, तो इसका सन ये है, इसका सन ये है, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी या फंक्शंस या जो जायदाद है वो पिताजी की है, वो अपने बच्चे के नाम पे ही होनी है।
फिक्स है कि मतलब जितने फंक्शंस हैं, जितनी फीचर्स हैं जो ऊपर वाली क्लास में डिफाइन है, वो नीचे वाली क्लास सब क्लास यूज़ कर सकती है, क्योंकि इसके इनहेरिटेंस है ना। और इसी प्रकार जो इसका बच्चा है तो वो अपने पापा की और दादा की दोनों की प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता है। ये इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल। जब हम इनहेरिटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझो कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को चाइल्ड एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊप्स का एक महत्वपूर्ण फीचर्स है जो कि क्लास की दूसरी क्लास के फीचर्स को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मैंने वही कहा अभी आपसे कि जो फादर्स की प्रॉपर्टी है उनको अपना बच्चा एक्सेस कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है। इसमें क्लास का ऑब्जेक्ट अन्य क्लास के प्रॉपर्टी को भी एक्सेस का यूज कर सकता है एंड, है ना, रीयूजेबिलिटी फीचर्स का यूज़ करके इम्प्लीमेंट कर सकता है। यहाँ के क्लास के फीचर्स को ऐड करने के लिए नई क्लास बनाकर उसमें पुरानी क्लास के फीचर्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है और नई क्लास के कोड को जोड़ दिया जाता है। मैंने वही कहा आपसे जो पिता के फीचर्स हैं, जब मतलब पिता की प्रॉपर्टी है, जायदाद है, गाड़ी है, बंगला है, ये सारे का सारा किसका है, अपने बच्चे का, तो इसके पूरे फीचर्स को यूज़ कर सकता है। मगर चाइल्ड क्लास के फंक्शंस को, फीचर्स को पेरेंट क्लास एक्सेस नहीं कर सकती। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला, हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब होता है, आप थोड़ा शब्दों पे जाइए। पॉली मतलब होता है मल्टीपल, मतलब कि एक से ज़्यादा। पॉली मतलब एक से ज़्यादा। हम बात कर रहे हैं एक से ज़्यादा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा समझ में आएगा। यह भी उसका एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एक से अधिक फॉर्म को बनाकर उसे यूज़ करने की फैसिलिटी देता है। समझ में आई बात, वही कहने वाला। यह फंक्शंस और ऑपरेटर्स दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। यह फंक्शंस नेम या ऑपरेटर्स वही रहता है और इनके आर्गुमेंट की संख्या और टाइप या ऑपरेंड्स के टाइप अलग होने पर अलग अलग प्रकार यूज होते हैं और टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे प्लस ऑपरेटर नंबर का एडिशन करता है, स्ट्रिंग को जोड़ता है, निकली। अब सुनो थोड़ा, अब ये तो पढ़ लिया, थोड़ा सा समझ लो। समझने की बात ये है कि जैसे हम अगर यहाँ पे 2+3 लिखें तो हमें आंसर 5 देगा, क्योंकि प्लस ऑपरेटर की जो फीचर्स होता है वो दोनों नंबर्स को ऐड करने का होता है। आई बात समझ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमने लिखा है कोई गो टू, एक स्ट्रिंग है गो टू और प्लस अगली स्ट्रिंग है भोपाल, ठीक है, गो टू भोपाल, तो इसका जो एडिशन है कॉन्केटिनेशन कहलाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, हम यहाँ लिख सकते हैं गो टू भोपाल, मतलब कि ये दोनों स्ट्रिंग को उसने जोड़ दिया। जब दोनों स्ट्रिंग को उसने जोड़ दिया तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का काम एक नंबर को भी ऐड करना था और दो स्ट्रिंग को भी ऐड करना था। तो पॉलीमॉर्फिज्म यही कहता है हमसे कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है कि या तो यहाँ लिखा है, आप देखो समझो बात, फैसिलिटी फंक्शन यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक मिनट से अपने मिटा देते, थोड़ा सा समझ आना आएगा अच्छे से, ठीक है। ये देखो यहाँ बहुत बड़ी बात लिखी है कि जो एक या एक से अधिक फॉर्म बनाकर उसे यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे प्लस ऑपरेटर को अपन एग्जांपल ले लेते हैं। फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स। पहली बात, फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स को दोनों के रूप में परफॉर्म किया जाता है। फंक्शंस मतलब ये है और ऑपरेटर्स यानी कि जो स्ट्रिंग ऑपरेशन से यूज़ करना है ये, ठीक है। यहाँ पे फिर लिखा है यहाँ पे, जहाँ पर नेम और ऑपरेंड, नेम और ऑपरेटर, फंक्शन नेम और ऑपरेटर, हम यहाँ पे किसी फंक्शंस की वैल्यू को रख के भी पुटअप कर सकते हैं, तो ये कार्य काम करेगा। तो फंक्शन नेम या ऑपरेटर वही कार्य करते हैं जो आर्गुमेंट की संख्या और ऑपरेंड के टाइप अलग होने पे अलग अलग प्रकार यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर को ऐड किया, यहाँ उसने स्ट्रिंग को ऐड किया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है C++ का, डायनेमिक ऊप्स का, ये डायनेमिक बाइंडिंग। अब समझो बात, डायनेमिक बाइंड ऊप्स में इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, इस फीचर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे बाइंडिंग या लिंकिंग प्रोसीजर से कॉल होने पर परफॉर्म होते हैं, इसे डायनेमिक बाइंडिंग कहते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे कभी अगली क्लास में। नेक्स्ट बात करते हैं मैसेज पासिंग। ऊप्स में ऑब्जेक्ट परस्पर कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है और रिसीव करता है। हमें समझ में आता है कि कम्युनिकेशन करते हैं। तो ऊप्स में
मैसेज पासिंग फंक्शंस कॉल किस समय परफॉर्म होती है, जिसे हम इंफॉर्मेशन फंक्शंस को आर्गुमेंट के रूप में फंक्शंस के माध्यम से ऑब्जेक्ट को इनपुट होता है और ऑब्जेक्ट को मेथड की प्रोसेस का एक रिजल्ट भी जनरेट करता है। कि मतलब कि हमने अगर आपने पढ़ा हो तो कॉल बाय वैल्यू, और एक कॉन्सेप्ट और होता है कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट में हमारे पास कि कोई जो कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट यानी कि नंबर्स को यूज़ करते हैं एक ऑब्जेक्ट का, और रिसीविंग भी एक आउटपुट भी हमारा एक नंबर्स मत। तो यहाँ पे वो कहने का मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट हमारे थ्रू कॉन्सेप्ट कॉल ले भी सकते हैं वैल्यू को, और रिजल्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। दोनों का हमारे कॉन्सेप्ट में इसी के थ्रू होते हैं। यहाँ पे हमने ऊप्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे क्वेश्चन C++ के कुछ बाकी बचे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे।